साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक जुड़ा हुआ है डिवोर्स से। देखिए, डिस्प्यूट हो गया हस्बैंड वाइफ का। मेल पार्टनर ने डिवोर्स फाइल कर दिया। अब उसकी अप्रोच क्या है कि फटाफट केस जो है निपट जाए। फटाफट जो है मैं सेकंड मैरिज कर लूँ, मेरे बच्चे हो जाएँ और आंगन में खुशियाँ जो है दोबारा लौट आए। देखो, जिस तरीके से अच्छा जवाई या अच्छी बहू नहीं मिल सकती आज के टाइम पे, उसी प्रकार से फटाफट डिवोर्स भी तय नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम। गलती करी है तो समाधान के लिए आपको वर्षों भी लग सकते हैं। तो करें तो क्या करें? और कई बार मैंने ये देखा है कि गलत ड्राफ्टिंग आपकी, कुछ ऐसी मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, जो आप कर डालते हो। अच्छा केस भी लूज़ करते हो, हाई कोर्ट तक भी हार जाते हो, सुप्रीम कोर्ट तक भी हार जाते हो। इसलिए जब भी डिवोर्स को पेश करें तो क्या-क्या प्रोटोकॉल, प्रिकॉशंस लेके चलें ताकि हमें कोई भी नुकसान जो है नहीं खाना पड़े। देखिए, डिवोर्स का बेसिस क्या है? या तो क्रूरल्टी, क्रूरता। क्रूरता फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है। दूसरा है डेजर्शन, उसने त्याग दिया आपको। पर ध्यान रखना कि 2 साल की अवधि हो जानी चाहिए त्यागने में और केस फाइल करने में। अगर आपने विद इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर केस फाइल कर दिया, केस फेल हो जाएगा। फैक्ट्स मजबूत है तब भी केस को हार जाओगे क्योंकि कंप्लायंसेस नहीं हुई है। और तीसरा है एडल्ट्री, कि वाइफ किसी परपुरुष के साथ जो है अवैध शारीरिक संबंधों में। क्लियर हो गया अपने को? पर आज जो हम केस डिस्कस करेंगे ये बेस्ड है क्रुएल्टी के ऊपर। देखिए, जब भी हम कोई केस दाखिल करते हैं देयर इज अ स्टोरी, जिसको हम कहते हैं ब्रीफ करना। अमूमन क्या अप्रोच है? हम जाते हैं वकील साहब के पास में, अपना केस सबमिट करते हैं, वो सुनते हैं, लिखाना शुरू करते हैं या लिख लेते हैं और 4-5 दिन में केस हो गया रेडी और अल्टीमेटली केस फाइल हो गया। क्लियर है बात ये? यही तो होता है अप्रोच। और क्या अप्रोच ली हमने? जबकि अप्रोच हमें अवॉइड करनी होगी। जो मॉडर्न रिसर्च है, जो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस है, वो कहते हैं कि सबसे पहले ये कर्तव्य है क्लाइंट का कि वो अपने केस पे खुद काम करे। आप डिपेंड हो दूसरों पे, क्यों? भगवान ने बुद्धि दी है हमारे को, चीज़ों को समझने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। भाई केस आपका है, फैक्ट्स आपके हैं, ज़्यादा बेहतर पता आपको है। कई बार क्या होता है कि जब हम पिटिशंस को ड्राफ्ट करवा रहे होते हैं, हम होते हैं इमोशंस में और हम होते हैं बहुत गुस्से में। कई बार देखा है मैंने कि अच्छे फैक्ट्स तो हम भूल ही जाते हैं। किन्हें गवाह रखना है, किन्हें गवाह नहीं रखना है, वहां तक हम गलती करते हैं। इसलिए आपको जाना होगा टूवर्ड्स द इंटरोगेटिव रिव्यू। ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। क्वेश्चंस को लिखो और आंसर्स को लिखो खुद से। देयर इज नो नीड टू गो टू एनी एडवोकेट और ये काम इजीली कर सकते हो आप। भाई, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है, उदाहरण के लिए शादी की डेट, बच्चे हुए उनकी डेट, वाइफ चली गई वो डेट, इसमें क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी वाइफ का जो कॉन्डक्ट है वो क्या रहा आपके वैवाहिक जीवन में। इसी को तो आपको इलेबोरेट करना है कोर्ट के अंदर। तो आप केस को बांटो 3 हिस्सों में। सबसे पहले अपने बुलाओ घर वालों को, जो चाहते हैं आपकी हेल्प करना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन। उनका क्या व्यू है कंसर्निंग योर वाइफ, उस पर वो निबंध लिख के लिए। क्लियर है? आप अपना जो है निबंध लिखो सबसे पहले। कुछ पॉइंट्स जो बहुत कॉमन है वो हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट क्रिएट करेंगे बाद में जाके, क्योंकि जब भी कंसर्न पॉइंट्स पर कंसर्न गवाह के बयान देंगे, वो गवाही भूल सकते नहीं है क्योंकि वो बात उनके दिल से आई है। यहां पर कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, कोई फैक्ट्स को ग्राफ नहीं किया गया है, उनको कोई भी समझाइश नहीं दी गई है। जिस पॉइंट पे विरोधाभास आ रहा है उनको हमको हटाना है। क्लियर है बात? ये अब आती है मेन तैयारी, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग की। उदाहरण के लिए हमने क्वेश्चन लिखा कि मैंने मेरी वाइफ का क्या ध्यान ढंग से रखा, नहीं रखा। उत्तर हाँ रखा है। सबूत साथ में लगाते जाओ। इसने कहा था मुझे एक आईफोन लेके दो, मैंने इसको आईफोन लेके दिया, प्रूफ इंक्लोज मोबाइल का बिल। इसने कहा मुझे सोने का हार चाहिए, मैंने लेके दिया। क्योंकि लड़की पक्ष की ओर से क्या अटैक होगा? ये लड़का, इसके घर वाले बदतमीज किस्म के लोग हैं, दहेज की मांग करते हैं, हैरेस करते हैं। जबकि आप तो घुमा रहे हो उसको, आप तो उसको सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हो। तो उसके फैक्ट्स को काटने के लिए आपने एडवांस में ही तैयारी कर ली। क्लियर है? अगर वाइफ ने कोई झूठा केस किया है आपके भाई पर, आपकी बहन पे, आपके घर वालों पे, तो ये भी एक एडवांस फैक्ट है टू अट्रैक्ट द फैक्टम ऑफ क्रुएल्टी। इसके अलावा कोई केस हुआ डाउरी हैरेसमेंट का, फॉल्स केस, तो उस पर भी अपना लिखिए स्पेसिफिकेशंस, वो फॉल्स क्यों है। क्योंकि अगर वाइफ ने पहले केस कर दिए, आप बाद में केस कर रहे हैं, तो वाइफ पे टेक अ कॉमन प्ली कि आई हैव फाइल्ड द केसेस एज अ काउंटर ब्लास्ट, ही इज फाइलिंग द केस। और अगर आपने केस पहले फाइल कर दिया है
और अगर वाइफ ने केस फाइल की है सब्सिक्वेंटली रिगार्डिंग डाउरी हेरेसमेंट या अन्य केसेस, तो उसको प्लीडिंग का पार्ट तो बनाना ही होगा, जिसके लिए ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी, ऑर्डर 6 रूल 20 सीपीसी में निर्भर करना होगा। अगर आप केवल फैक्ट्स को अवॉइड कर दोगे विदाउट एविडेंसेस, और वो फैक्ट्स ऐसे हैं जो सब्सिक्वेंट हैं, जो प्लीडिंग का पार्ट नहीं बन पाए, उस पर एविडेंस भी लीड नहीं कर पाओगे। दीज आर सिली मिस्टेक्स, मिस्टेक्स विच आर वेरी मच कॉमन, जो हम लोग कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार हम लोग गाड़ियां गढ़ते हैं कि साहब लड़की ने झूठे आरोप लगा दिए मेरे ऊपर कि मेरे फला फला से अवैध संबंध है, मेरी माँ को जो है झटका लगा और अल्टीमेटली वो शहीद हो गई, मारी गई। किधर बात है, ऐसी गलती मत करो भाई। अगर आप ये फैक्ट लिख के आ रहे हो तो इट मीन यू आर गोइंग टू रिलाई ऑन द मेडिकल एविडेंस। देखिए, केस में आपके साथ जो है साझा करता हूँ। केस का टाइटल है जितेंद्र बनाम प्रियंका, जजमेंट है दिनांक 10/12/2025 का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का। इस केस में क्या हुआ कि लड़के ने कहा कि लड़की ने झूठे आरोप लगा दिए, मेरी माँ को जो है मेडिकल इश्यूज हुए, अल्टीमेटली मर गई वो। पर जब मेडिकल रिकॉर्ड फाइल पर आ गया तो उसमें तो ये सिनेरियो था कि उसका कोई सर्जरी हुआ था, उसका जो रेपरकेशन आया वो था डेथ। तो क्या स्टोरी सेटअप हुई और क्या फैक्ट रिकॉर्ड पे था, दोनों में आया विरोधाभास। ये था सेल्फ इनकंसिस्टेंट, ऐसे सिनेरियो में जिसका एडवर्स इंपैक्ट जो है लड़के को झेलना पड़ा। डिवोर्स केस हार गया इस पॉइंट के ऊपर। इसलिए प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर फैक्ट्स को गैदर करो, और ऐसा कोई फैक्ट मत लिखो जो सेल्फ इनकंसिस्टेंट है, जो आपके केस को डैमेज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर लड़की आप पे लगा रही है फॉल्स एलिगेशन, खासकर रिप्लाई में इसका खंडन जरूर कर देना। कई बार आप लोग खंडन नहीं करते हो बाय द वे ऑफ रीजॉइंडर, बाद में नुकसान जो है हमको खाना पड़ता है। इसके अलावा अगर एलिगेशन आपके कैरेक्टर को इंपीच कर रहे हैं, कैरेक्टर को डाउन कर रहे हैं, तो लड़की पे डिफेमेशन केस भी आप फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी वरी, बिकॉज लड़की ने जो भी आरोप लगाए हैं उसका एविडेंस देना होगा। और प्रिकॉशंस के लिए हम ऑर्डर 11 रूल 12 सीपीसी का भी सदुपयोग कर सकते हैं कि एविडेंस दीजिए। अगर वो नहीं देती है देन वी आर हैविंग द प्लस पॉइंट। And apart from that, we may insist to the honorable court as per section 119 of BSA. BSA means भारतीय साक्ष्य अधिनियम to draw the adverse inference. तो आपत्ति याचिका भी आप पेश कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कानून साथ है आपके। पर जब तक हम कानून को प्रॉपर रूप से इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे, प्रॉपर रूप से हम वर्कआउट नहीं करेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। इसके अलावा अगर वाइफ ने आपको अब्यूज किया है, गाली गलौज किया है, आपने फैक्ट लिख तो दिया, बट हु इज गोइंग टू कॉरोबरेट। कई बार क्या होता है कि आप ले आए अपने चचा का बेटा या मोहल्ले की किसी लड़के को ले आया, वो बयान दे रहा है, क्वेश्चन होगा आपसे, क्वेश्चन होगा उससे, अगर विरोधाभास आएगा इस पॉइंट पे दिक्कत होगी। कई बार होता है कि उनको पता ही नहीं आता, पता ही नहीं इस गाड़ी का, आप उनको गवाह बना के लिए आए। ऐसा मत करो भाई, द केस इज नॉट फॉर एक्सपेरिमेंट। केस का मतलब ये कि यू आर गोइंग टू कोर्ट टू फाइट फॉर योर राइट्स। अगर शौक है एक्सपेरिमेंट करने का तो करो, बट नुकसान आपका ही होगा उसमें। और एक बार आपने गलत ड्राफ्टिंग कर दी तो उसमें नुकसान आपका ही है। हमारे माइंड में आज तक गलतफहमी क्या है कि निचले कोर्ट से हार गए, जीत जाएंगे हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट से आगे तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट तो है भाई, रुपया तो खर्चना पड़ेगा और तो क्या होगा। पर ध्यान रखना, अगर आपका बेस ही कमजोर है तो ऊपर आप नहीं जीत पाओगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि ड्राफ्टिंग इज द की ऑफ सक्सेस इन लीगल लिटिगेशन। ड्राफ्टिंग होनी चाहिए बहुत प्रॉपर, और ड्राफ्टिंग के समय सारे के सारे ये फैक्चुअल स्कोर, उस पर रिसर्च बहुत काम आता है। ये हम कब करते हैं, जब हम केस को हार जाते हैं। फिर हमको आता ध्यान, लड़की ने हमें ये भी कहा था, अरे भाई हमारे पास तो ये भी एविडेंस है, इसको लगाइए वकील साहब। अरे वो कहते हैं भाई नीचे को नहीं रेस किया आपने, बोले साहब भूल गए थे, अब लगा तो क्या हो गया। एक बात ध्यान रखना कि कोर्ट ऑफ अपील में नए फैक्ट्स पर आप कोई भी चर्चा नहीं कर सकते। अगर आप लगाते भी हो एप्लीकेशन रिगार्डिंग द एडिशनल एविडेंस, बहुत कम चांसेस है कोर्ट्स को अलाउ करते हैं। इसलिए बेस लेवल से अच्छा वकील लेके चलो, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करो और खुद से केस को तैयार करो। सबसे पहले जो एक बेसिक रेमेडी है वो फॉलो करनी है अपने को। अगर वाइफ मारपीट कर रही है, कोई आपने एफआईआर दर्ज कराई क्या, उसका कोई प्रमाण है क्या, अगर नहीं है, केस को आप सक्सीड नहीं कर पाओगे, सिर्फ लिख देने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वाइफ थ्रेट कर रही है कि फंसा दूंगी झूठा केसेस के अंदर। देखो, जब आप शादी करते हो तब से ही आपको एविडेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि आज के टाइम पे 3 कैटेगरी में लड़कियां जो है अवेलेबल है मार्केट में। कैटेगरी नंबर ए, जो टोटली इंडिपेंडेंट है, आप देखते ही हो कि वो स्मोकिंग भी कर रही है, ड्रिंक भी कर रही है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। अब उनके पेरेंट्स की कई बार इच्छा क्या कि शादी कर दो उनकी, उससे क्या होगा भाई, वो सुधर जाएंगी। अरे भाई, वो सुधरे या नहीं सुधरे, पर किसी इनोसेंट पुरुष की बलि हो जाएगी। तो अगर ऐसी महिला आपके संज्ञान में है तो शादी मत करना भाई। कैटेगरी नंबर ए इज वेरी मच डेंजरस। अब आती है कैटेगरी नंबर बी, जहां लड़की पार्टली हाउसवाइफ और पार्टली
वो ऑफिस में जो है काम कर रही है, वर्किंग वुमेन है। बैलेंस अप्रोच से चलेगी तो घर बस जाएगा, अगर अप्रोच बैलेंस नहीं होगी मीन्स ज्यादा ऑफिस कर लिया घर कम कर लिया या वाइस वर्सा, तो घर बिगड़ेगा। और तीसरी घरेलू, इनके कंसेप्ट क्लियर है कि भाई अपने को तो रहना है पारंपरिक, जो वस्त्र है उसमें सिंदूर जो है लगाना है अपने को, मांग में मंगलसूत्र जो है पहनना है, और अपन डिपेंड है पति पे। पर वहां पर ट्रबल क्या है कि सारा खर्चा, उनकी सारी मांग, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी पतिदेव को। अब वहां प्रॉब्लम क्या होती है कि लड़का जो है कम कमा रहा होता है, उसकी इच्छाएं होती है हायर साइड पे, वो पूरी नहीं हो पाती है, फिर भी कारण बनता है तलाक का। इससे जो कैटेगरी आप लो वो आप सोच समझ के लो, बट एक बात ध्यान रखना कि शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर आपको फाइनेंस में मैनेजमेंट करना नहीं आता है, आप कमजोर हो इस विषय में, तो फिर शादी मत करना, क्योंकि जब फाइनेंस घर का बिगड़ेगा दिक्कतें बहुत पड़ती हैं, फिर आपको पैनिक फेस करना पड़ेगा। और लड़कियां को शर्म नहीं करेंगी आपकी, वो तो बोलेंगी मुझे ये फोन लेके दो, आपने नहीं लेके दिया, वो ऐसा पैनिक मचा देंगी, आपका जीना आराम कर देंगी। इसलिए अगर आप किसी को लाइफ पार्टनर बना के लेके आ रहे हो तो सोच समझ के बना के लेकर आओ। क्लियर है बात ये, और मेंटेनेंस प्लानिंग पे जोर दो। और मैंने कई बार देखा है कि आप प्लानिंग करते हो प्री वेडिंग की, वेडिंग की या हनीमून की, जब लुट जाते हो फिर होते रह जाते हो। क्योंकि लड़की ने अगर एक बार दावा कर दिया तो वो 70% तक डैमेज कर देगी आपकी प्रॉपर्टी में या आपके पैसे में। पर अगर सेफ्टी है, डैमेज तब भी हो सकता है, पर संभावना है मात्र 2 या 3% की। क्लियर है बात है, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी बचावे। इसके अलावा जो भी एविडेंसेस आपने इकट्ठी करी है उसको सेक्शन 63 BESA के अकॉर्डिंग भी जो है पेश करना है, ये बात विशेष ध्यान रखना। और आराम से ही हमें एविडेंस बना के चलनी है। लड़की पे खर्चा कर रहे हो, वो खर्चा जो भी कर रहे हो आप अकाउंट से करो, कैश खर्चा कुछ भी नहीं करना है। लड़की वालों से कोई पैसा अपने खाते में लेना नहीं है, कसम खा लो, अगर लोगे अब भी तो मरोगे, बच ही नहीं पाओगे। क्लियर है बात है। और इसके अलावा जो लड़की है जिससे आपका डिस्प्यूट है, देयर मस्ट नॉट बी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीयूनियन। अब आप लोग क्या करते हो, लड़की पे लगा रहे हो अनशंड आरोप कि साहब ये मारपीट करती है, गुस्सा करती है, एडल्ट्री में, कई आरोप उस पर लगा दिया आपने। पर एंड में क्या लिखते हो कि हमने फिर भी घर बसाने का प्रयास किया, जैसे आपने फैक्ट लिखा आप खुद ही मर गए। इसलिए कहते हैं कि वी नीड द प्रॉपर एक्सपर्ट ड्राफ्टिंग, ताकि हमें दिक्कत ना पड़े। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना ही होगा आपको। इसके अलावा क्रुएल्टी को कंडोन नहीं करा है। कई बार क्या था कि बच्चा पैदा हो गया और पैदा होते ही ले लगा दिया डिवोर्स केस। अरे भाई जैसे आपने सेक्स कर लिया, क्रुएल्टी कंडोन, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। इसलिए ध्यान रखो। और कई बार होता है कि डिले होती है डिवोर्स फाइलिंग करने में, आप डिवोर्स से कह रहे हो शादी के 7 साल बाद, 8 साल बाद, ऐसा क्या हो गया कि आपको डिले जो है ना पड़ रहा है। धारा 23 HMAT का प्रोटोकॉल आपको फुलफिल करना होगा। अगर आपके पास स्पष्टीकरण नहीं है और लड़की पक्ष ने विरोध दर्ज करा दिया तो वहां पर दिक्कतों का सामना आपको आएगा, और ये विरोध लीगल है, तो रिजॉइंटर में ये सिनेरियो कवर भी नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना विशेष बात है। इसलिए आराम से ही वी आर सपोज टू अलर्ट। और अगर एविडेंसेस हैं तो नोटिस प्रॉपर दो। नोटिस पर अगर वो गलत रिप्लाई करते या रिप्लाई देते नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट ऑफ एडवर्स इन्फरेंस थ्योरी एज पर सेक्शन 119 ऑफ BSA। इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लो। वाइफ का रिप्लाई क्या होगा कि मैंने कभी भी जो है इनको डराया नहीं, धमकाया नहीं, मैंने तो हमेशा इनकी पूजा करी है। क्लियर है, इनकी सारी इच्छाओं की मैंने पूर्ति करी है, इनके साथ मैंने पत्नी धर्म को निभाया, और इन्होंने मुझे जो है डाउरी के लिए हैरेस किया, जब मांग पूरी नहीं हुई तो मुझे धक्के मार के जो है घर से बाहर निकाल दिया। क्लियर है बात है। तो ये उसका कॉमन जो है रिप्लाई होगा। अगर उसने आप पे एलिगेशन लगाए हैं तो रिजॉइंटर से कवर करें, और अगर आपने नोटिस दिया है रिप्लाई में अलग फैक्ट है और जो कंसेंट पिटिशन उसका रिप्लाई है उसमें अलग फैक्ट है, तो ये भी हम रिजॉइंटर में ले सकते हैं। वी कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दैट सिनेरियो। उसके बाद कोर्ट फ्रेम करती है इश्यूज। इश्यूज को जो है ध्यान से पढ़ें। आप लोग इश्यूज को पढ़ते नहीं है। इश्यूज में क्या है कि कोर्ट क्वेश्चंस फ्रेम करता है और बर्डन किसके ऊपर है उसको लिखता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। और अगर इश्यूज गलत फ्रेम हुए तो उसको क्योर किया जा सकता है, पर इश्यूज फ्रेम नहीं हुए या गलत फ्रेम हो गए और आपने ध्यान नहीं दिया और एविडेंस को लीड कर लिया, अल्टीमेटली हमें ही परजुरी कॉज होनी है। एक एक बिंदु बहुत काम का है। अब आता है विटनेस एग्जामिनेशन की बारी। अब आप क्या करते हो, गवाह ढूंढते हो उस समय, अरे चिंटू चलेगा हमारे केस में बयान देने। चिंटू बोलता भाई हमें क्या पता आपके केस के बारे में। अरे चल भाई चिंटू हमारे केस में बयान दे दे भाई, हमारा हेल्प करते हैं, हमारा बीबी से हमारा डिस्प्यूट हो गया है, तो चल भाई चल। अरे कुछ नहीं करना है तनिक, हम तुम्हें ले चलेंगे वकील साहब के पास में, तुमको एक पर्चा मिलेगा उसको पढ़ लेना, बस वही तुम्हारा बयान है। अब चिंटू को आता पता ही नहीं है केस के बारे में, चिंटू को लेके अब आपके बयान जा रहे हैं अलग दिशा में, उसके बयान जा रहे हैं अलग दिशा में, नुकसान आपका हो। इसलिए विटनेस को शुरुआत से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। कौन कौन से विटनेस है ये आपको पहले तय करने हैं पिटिशन पेश करने से पहले, ताकि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इनकंसिस्टेंसी ना आए,
कोरबोरेशंस प्रॉपर रहे। ये पैरामीटर्स हैं जिस पे काम करना है। देखो अभी तो रूल ऑफ लॉ है, आप कितना ही बाहर पंचायतें कर लो, बट चलना तो कानून की पटरी पे पड़ेगा अपने को, इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दे लो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। अगर कोई फैक्ट आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, छुपा लिया, आपको ही जो है नुकसान खाना पड़ेगा। आप ऐसा गवाह लिया है जिसको आता पता ही नहीं है, वो हियर से एविडेंस है, आप ही जो है मारे जाओगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा दिखाई देता है कि आप लोग करते हो फैब्रिकेशन इन योर कॉन्डक्ट, वो मत करो। उदाहरण के लिए डिवोर्स केस में अपोजिट पार्टी के वकील ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब आपको तो सेकंड मैरिज करनी है अगले 2 साल में, इसे डिवोर्स केस फाइल किया है, अब आपने कह दिया हाँ, पर यहां पर आपका जो इल कॉन्टेक्ट सामने आ रहा है। अच्छा, इसका मोटिव क्या है? ये दूरदर्शी व्यक्ति है, 2 साल बाद ये करेगा सेकंड मैरिज, इसलिए तलाक फाइल कर रहा है। ऐसी गलती मत करो। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम, ड्राफ्टिंग के टाइम आप मजबूती के साथ अपने प्रश्नों को तैयार करो, अपने आर्गुमेंट्स को तैयार करो, अपनी एविडेंस जो आपने सबमिट करी है उसकी प्रॉपर जो है स्क्रूटनी कर लो। अदरवाइज अगर आपने केस सबमिट कर दिया उसके बाद आप ये कुछ नहीं कर पाओगे। बिफोर फाइलिंग वी आर हैविंग मल्टीपल टाइम टू डू करेक्शंस, इसलिए हमें काम भी करना है विद प्रॉपर टाइमिंग, बट समझदारी के साथ और प्रॉपर स्क्रूटनी के साथ, ताकि हम चेन इवेंट्स को ब्रेक नहीं कर पाए। क्लियर है? अगर आप करेंगे तो नुकसान भी जो है आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है, महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने आपको बताए रिगार्डिंग ड्राफ्टिंग ऑफ द कंसर्न डिवोर्स केस। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसके बेटर कॉन्सिक्वेंस जो है आपको फेस भी करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। आपका ये कहना कि वाइफ जो है हमको मारती पीटती थी, हमको ठोकती थी चिमटे से, आपने कह दिया, पर कोर्ट पूछेगी प्रूफ क्या है इस बात का? आपने तो फैक्ट लिख दिया, आपको तो आ गया मजा, भाई लिख दो, वकील साहब ये भी लिख दो, वकील साहब वो भी लिख दो, वो तो लिख देंगे साहब, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, बट इसका सबूत कहाँ है? और कई बार ये भी देखा है मैंने कि लड़कों को मालूम पड़ता है कोर्ट में आके पहली बार, अच्छा हम इतना पिटे थे वकील साहब, हमें इतनी गालियां पड़ी, हमको तो आज मालूम पड़ रहा है। इसलिए कई बार आप लोग कहते भी हो ना कि हम केस पे डिपेंड रहेंगे वकील साहब पे, आप रह के देख लेना और जीत लेना फिर केस को। मैं गारंटी कह रहा हूं, इन दिस होल वर्ल्ड नो वन कैन हेल्प यू एक्सेप्ट यू कुड हेल्प योरसेल्फ। इसलिए अपनी मदद खुद करो। अगर अपना काम खुद से करोगे, अपने हाथ से करोगे, तो बहुत आपको आनंद आने वाला है। इट इज कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। अपने हाथ से तैयारियां करो, सब तैयारियां अपने हाथ से करोगे तो ईजी रहेगा अप्रोच। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसे विशेष ध्यान रखना है अपने को। एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1994 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 337। इसमें साफ कहा गया, अगर लगा दिए अपोजिट पार्टनर पे ऐसे एलिगेशंस जो कि अनफाउंडेड है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, बस लगा दो वकील साहब, आपके खिलाफ वो स्थिति पड़ी जाएगी। तो कुछ फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान उल्टा आपने अपना करा लिया। इसलिए जब भी एलिगेशन लगा रहे हो, सपोर्टेड बाय प्रॉपर एविडेंस, और ऐसी एविडेंस जो कि एडमिसिबल भी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरा है विजय कुमार बनाम नीला विजय, जिसका साइटेशन है 2003 वॉल्यूम 6 एससीसी पेज नंबर 334। इसके अलावा है जॉयदेव बनाम भारती, साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 3 एससीसी पेज नंबर 742। और सबसे आखिरी में है 2014 वॉल्यूम 15 एससीसी पेज नंबर 21। तो कुल मिला करके अगर आप ये कहते हो कि वाइफ गालियां बकती है, ये लिख दिया आपने पर सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है और कॉरबोरेशन नहीं है फाइल पे, और जो बयान आप लेकर आ गए उसमें विरोधाभास है, आप मारे जाओगे। कई बार लिखते हैं हम कि साहब वाइफ गालियां बकती है, हमको तंग करती है, ह्यूमिलेट करती है, वेयर इज अ कॉरबोरेशन? कई बार कहते हो कि वाइफ जो हमको कर रही है ह्यूमिलेट, कई बार ये कहना होता है आपका कि वो हमें कर रही है फिजिकल असॉल्ट, या हमें जो है वो कर रही है टॉर्चर। मेरे भाई एक बात समझ लो, मियर वियर एंड टियर इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर है? ऐसा कॉन्टेंट फाइल पे होना चाहिए कि आपकी लाइफ और लिबर्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, खतरे में आ चुकी है। उदाहरण के लिए आप रात में थके आ रहे घर पे आके, आपकी वाइफ ने आपसे 2 बातें कह दी, आपने 2 बातें कह दी, लड़ लुड़ा के आप लोग सो गए, ये मियर वियर एंड टियर, इट इज नॉट अ केस ऑफ क्रूरल्टी। पर वो आपको मार रही है, ह्यूमिलेट कर रही है, आपको टॉर्चर कर रही है बेवजह, और अल्टीमेटली पड़ोसी जो है निकल के आ गए, आपका तो बन गया तमाशा, और लोग देख रहे हैं पूरा मनोरंजन बगैर टिकट के। ये है केस ऑफ ह्यूमिलेशन। जो भी आरोप आप लगा रहे हो उसका कोई भी स्पष्टीकरण उसके पास में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। उदाहरण के लिए आपने कहा कि इसने अब्यूज किया, रिकॉर्डिंग पेश भी कर दी, पर लड़की के पास भी काउंटर रिकॉर्डिंग है कि हमने इसलिए अब्यूज किया था क्योंकि इसने हमारे पेरेंट्स को गाली दी, हमें गाली दी, हमने काउंटर में गालियां दी। कोर्ट बोलेगा स्पष्टीकरण प्रॉपर है, नुकसान आप खा जाओगे। क्लियर है बात ये? अब आप रात में आ रहे हो शराब पी के 11-12 बजे, झूम बराबर झूम शराबी गाने गा के, और फिर जूते खा रहे हो अपनी वाइफ से, तो कोर्ट आपको माफ नहीं करेगी क्योंकि उसका कॉन्टेंट जो है जस्टिफाइड है। कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं करेगी उसका पति रात में 12 बजे शराब के नशे में झूमता हुआ है, झूम बराबर झूम शराबी गाते हुए है, फिर वो जूते खाएगा वो। सीधी सी बात तो ये। इसलिए ऐसा कोई कॉन्टेंट फाइल पे नहीं होना चाहिए विच शोज द फैब्रिकेशन और इल इंटेंट ऑन योर पार्ट।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस है जो मैंने आपको बताई। इसलिए आपके मन में विचार आ रहा है कि साहब हम अलग हो गए पिछले 10 साल से 20 साल से, अब तलाक हमारा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। You have to show there is no possibility of reunion and apart from that there is no ill content on your part। अगर आप स्वच्छ हाथों से नाले के समक्ष नहीं आए हैं तो आपको ही नुकसान फेस करना पड़ेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना। क्लियर है बात ये? तो जब भी आप ड्राफ्टिंग करें ये पॉइंट्स ध्यान में रखें। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।